श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है जन्म पत्रिका विश्लेषण के आधार पर वैवाहिक सुख के बारे में चर्चा करना कि वैवाहिक सुख होगा, कितना होगा, जीवन संगनी कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा और वह कितनी सहायक होगी जीवन में, और सुख संपत्ति समृद्धि और अन्य बातों में उसका क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में जन्म लग्न, नवांश वर्ग और उपपद, कलत्र कारक, दारा कारक और दारा कारक नवांश आदि के आधार पर विचार करेंगे और विचार करेंगे कि वैवाहिक सुख को नवांश के साथ मिलाकर हम किस प्रकार विचार कर सकते हैं और जातक के जीवन में वैवाहिक सुख का आकलन कर सकते हैं। आपके सामने एक जन्म पत्रिका नवांश वर्ग कुंडली के साथ स्क्रीन पर प्रकट हो रही है। तो कर्क लगन की जन्म पत्रिका है। इस जन्म पत्रिका में योग कारक ग्रह मंगल 10वें भाव में स्थित है। चंद्रमा, मंगल और गुरु इस जन्म पत्रिका में पुष्कर नवांश में बैठे हैं, यानी तीनों त्रिकोण की स्वामी पुष्कर नवांश में है। कोई भी ग्रह वर्गोत्तम नहीं है। सप्तमेश जिस राशि में बैठे हैं उससे अष्टम राशि के नवांश में हैं। तो पहले हम लगन पर विचार करते हैं, लगन के ग्रहों की स्थिति के आधार पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके सामने ग्रह हैं ये लग्न कुंडली के हैं। भाव चलित कुंडली में शुक्र, शनि और चंद्रमा अपने भाव से पीछे वाले भाव में आ जाते हैं, अर्थात शुक्र एकादश में, शनि अष्टम में और चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ जाती है। तो पहले हम लगन का विचार करते हैं। कर्क लगन है। लग्न पर और लग्नेश पर योग कारक मंगल जो दिग्बली होकर 10वें भाव में बैठी हैं, पुष्कर नवांश में भी बैठे हैं, उनकी दृष्टि है। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव होता है, कुटुंब वृद्धि का भाव होता है, उसका स्वामी एकादश भाव में है। यह स्थिति भी अनुकूल है। लगन को हम बलवान कहेंगे कि लग्नेश और लग्न दोनों पर योग कारक ग्रह मंगल की दृष्टि है। लगन का स्वामी नीच राशि में अवश्य है, लेकिन उसका नीच भी भंग हो रहा है। इसके बाद हम विचार करेंगे सप्तम भाव पर। तो सप्तमेश शनि केतु के साथ मीन राशि में 9वें भाव में है, लेकिन भाव चलित में वह अष्टम में आ जाता है। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आता है, लेकिन वह अपनी राशि का नहीं है। इसलिए यह स्थिति सप्तम भाव के फल को कुछ कमजोर करती है। अब विचार करते हैं विवाह के कारक शुक्र का, और इस जन्म पत्रिका में शुक्र वैसे भी चर कारकों के आधार पर दारा कारक है, तो उसका प्रभाव यहाँ दोहरा हो जाता है। वह मिथुन राशि में 12वें भाव में वक्री होकर बैठा है, लेकिन भाव चलित में क्योंकि वह एकादश में आ जाता है तो उसकी स्थिति अनुकूल है, क्योंकि वह एकादश भाव का स्वामी भी है। और एकादश भाव महत्वपूर्ण कार्य सिद्धि का होता है। उसका स्वामी होकर वह अपने ही भाव में आ जाता है, मिथुन राशि का होकर। मिथुन राशि भी उसकी मित्र राशि है। तो यहाँ कारक की स्थिति अनुकूल हो जाती है। लगन की स्थिति अनुकूल है, लग्नेश की स्थिति अनुकूल है, द्वितीय भाव के स्वामी की स्थिति अनुकूल है जो कुटुंब वृद्धि का भाव है, लेकिन अष्टमेश की स्थिति यहाँ पर अनुकूल नहीं है। जन्म कुंडली में वह केतु के साथ है, राहु केतु के अक्ष पर है, और भाव चलित में वह अष्टम भाव में आ जाता है स्वयं अष्टमेश होकर, और अपने से अष्टम राशि के नवांश में वह बैठता है। यह स्थिति थोड़ी सी विवाह के लिए कमजोर होती है, जो सप्तमेश की स्थिति है।
अब आगे विचार करते हैं नवांशगत स्थिति का। नवांश राशि का स्वामी नवांश कुंडली में देखें तो वह गुरु है, अष्टम भाव में गया। जो कलत्र कारक है वह भी अष्टम भाव में गया, और जो लाभेश है वह भी अष्टम में गया। जिनमें शनि उच्च है लाभेश होकर, शुक्र यहाँ पर अष्टमेश होकर अष्टम में है, और इसका नवांश की लगन का स्वामी गुरु भी वक्री होकर अष्टम भाव में ही है। तो यह स्थिति इस पक्ष को थोड़ा कमजोर करती है। लेकिन सप्तम भाव में एक शुभ ग्रह, और सप्तमें स्वयं नवम भाव में भाग्य भाव में। गुरु को यहाँ एक दोष और लगा हुआ है कि गुरु 64वें नवांश का स्वामी है, और 64वें नवांश के स्वामी के साथ शुक्र और शनि की स्थिति यहाँ अनुकूल नहीं कही जा सकती। वैसे भी यह अष्टम भाव है नवांश राशि का, उसमें उनकी स्थिति को अनुकूल नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक तरह यहाँ पर प्रतिकूलता कम हो जाती है, क्योंकि शनि की यह उच्च राशि है और शुक्र की अपनी स्वराशि है। तो शुक्र अपने स्वनवांश में है, जो कलत्र कारक है और दारा कारक है वह अपने ही नवांश में है, और जो जन्मकालिक शनि है सप्तमेश, वहाँ वह अष्टम भाव में है, यहाँ भी अष्टम भाव में है, लेकिन वह अपनी उच्च राशि में है। तो यह अशुभता को कुछ कम करने में समर्थ हो सकता है। तो नवांश की कुंडली के आधार पर भी हमने देखा, जन्म कुंडली के आधार पर भी हमने देखा। तो दोनों तरह से अच्छे पक्ष या शुभ पक्ष मजबूत हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अशुभ पक्ष भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। इसलिए सुख में आंशिक रूप से कुछ कमी के संकेत या विलंब के संकेत या बाधा के संकेत यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। अब विचार करते हैं पद लगन के आधार पर। तो पद लगन बनती है इनकी नवम भाव में, जहाँ पर स्वयं सप्तमेश बैठा है, और सप्तम पद जो बनता है वह बनता है एकादश भाव में, जहाँ पर स्वयं कुटुंब भाव का स्वामी बैठा है। यह स्थिति इनके अन्य अशुभता को कम करते हुए अच्छे लाभ के संकेत, वैवाहिक सुख के संकेत दे रही है। आगे विचार करेंगे तो हम उपपद का विचार करें, जो 12वें भाव का पद होता है। तो 12वें भाव का पद पुनः अष्टम भाव में बनता है। यह स्थिति फिर अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अष्टमेश शनि है, वह केतु से ग्रस्त है और अपने से अष्टम नवांश में है, और नवांश कुंडली में वह 64वें नवांश के स्वामी के साथ है। दूसरा, उपपद के अगले भाव में शनि और केतु 2 पाप ग्रहों का योग। यह स्थिति भी प्रतिकूलता दर्शाती है। इस प्रकार से इस जन्म पत्रिका में वैवाहिक सुख का मिश्रित प्रभाव दिखाई देता है। कुछ अच्छे पक्ष हैं, कुछ अशुभ पक्ष हैं। इसलिए विवाह के योग जातक को प्राप्त होंगे, क्योंकि उपपद के द्वितीय भाव में शनि और केतु 2 पाप ग्रह हैं। तो जातक की जीवन संगिनी के वाणी के प्रभाव को नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वह राशि भी 64वें नवांश के स्वामी मंगल की है। तो वाणी प्रभाव उनका थोड़ा सा उग्रता और कटु शब्दों का हो सकता है, कुछ व्यंग्यात्मक शब्दों का वह प्रयोग कर सकती है। लेकिन क्योंकि सप्तमेश, जो जातक का सप्तमेश है, वह शुक्र के उच्च नवांश में है, शुक्र की राशि के अपनी उच्च नवांश में है, इसलिए जातक की पत्नी जातक के मुकाबले में सुंदर होगी, सुशील होगी, लेकिन वाणी के आधार पर उसकी कटुता को संभालना थोड़ा सा जातक के लिए मुश्किल हो सकता है। यदि सामंजस्य नहीं बिठाया तो यह एक विच्छेद का कारण भी बन सकता है, क्योंकि सप्तमेश का अष्टम में जाना
और अपने राशि से अष्टम नवांश में जाना यह एक प्रतिकूल स्थिति है। इसलिए जातक को सलाह दी जाती है कि विवाह के बाद वह अपना सामंजस्य बना के रखें, अपनी उग्रता का अधिक प्रयोग ना करें, क्योंकि जातक की लग्न और लग्नेश दोनों ही स्वराशि के मंगल से दृष्ट हैं। लग्न और लग्नेश पर योग कारक पंचमेश और दशमेश मंगल का, जो दिग्बली होकर दशम भाव में बैठे हैं, दृष्टि का प्रभाव है। लेकिन उनके साथ एक सौम्य ग्रह बुध है, जो क्रोध के आवेश को कम कर सकता है। तृतीय भाव में राहु कन्या राशि का अनिष्ट निवारक है। जन्म कुंडली में अच्छे योग हैं। योग कारक ग्रह का बलवान होकर दशम भाव में जब मंगल बैठता है दशमेश होकर, तो वह पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण भी करता है। द्वितीयेश का लाभ भाव में होना अच्छे धन के संकेत। सप्तमेश का मीन राशि में जाना यानी विवाह के बाद भाग्य वृद्धि के योग, और नीच भंग राजयोग जो चंद्रमा का है, वह अपने जीवन में इन जातक को अपनी दशाओं में आने पर अच्छे योग दिलाएगा। लेकिन गुरु क्योंकि छठे भाव में षष्ठेश होकर बैठा है और वह 64वें नवांश का स्वामी भी है, इसलिए अपने से संबंधित इनको रोग देगा, कष्ट देगा, क्योंकि गुरु भाग्येश और षष्ठेश होकर वक्री होकर 64वें नवांश का स्वामी होकर बलवान होकर अपने ही भाव में अपने ही घर में बैठा है। तो इस प्रकार से आगे विचार करें कि इनका विवाह का योग कब बन सकता है। इनकी इस समय आयु जो है 22 वर्ष है, 23वां वर्ष इनका चल रहा है। तो आगे आगामी दशा इनकी 2020 के नवंबर में बुध में गुरु की आएगी, उसके बाद बुध में शनि आएगी। दोनों दशा इनके लिए विवाह के लिए सफल हैं। इनमें विवाह के योग इनके बनेंगे, क्योंकि गुरु को नवांश का स्वामी होने का गौरव प्राप्त है और बुध शुक्र के नक्षत्र में है, योग कारक मंगल के साथ है और नवांश कुंडली में भी वह सप्तमेश है और भाग्य भाव में स्थित है वहाँ पर। इस प्रकार से बुध में गुरु और बुध में शनि, क्योंकि शनि स्वयं सप्तमेश है, तो यह इनके विवाह के लिए एक उचित समय हो सकता है। विशेषकर जब शनि का गोचर सप्तम भाव से हो और गुरु का गोचर अपने ऊपर से या सप्तम भाव से हो, तब इनके विवाह के अच्छे योग बनेंगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी जन्म पत्रिका में किसी भाव का विश्लेषण करते समय उस भाव की स्थिति, भावेश की स्थिति, भाव के कारक की स्थिति और उससे संबंधित वर्ग कुंडली में दोनों के लग्नेश और भावेश की स्थिति दोनों में अलग अलग देखकर विचार कर सकते हैं, क्योंकि लग्न राशि के जो स्वामी होते हैं सप्तमेश और लग्नेश, उनको हमें नवांश कुंडली में देखना चाहिए कैसी स्थिति में है। और यहाँ पर जो नवांश लगन के लग्नेश और सप्तमेश हैं उनका भी विचार करना चाहिए। तो दोनों तरह से जब हम देखेंगे और उपपद का विचार करेंगे, लग्न पद और सप्तम पद का विचार करेंगे, तो हमें अच्छे से और सटीक निर्णय करने में सहायता प्राप्त होगी और हम उचित प्रेडिक्शन किसी भी जातक को उसके भाव संबंधी फल का दे सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।